दीनदयाल शोध संस्थान का जयप्रभा ग्राम परिसर 50 एकड़ में स्थापित है। जो हमारी लिखा पढ़ी में संख्या है वो 1 लाख से ऊपर है, जिनको हमने रोजगार दिया है। मैं यहाँ जन शिक्षा संस्थान से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। हमें ट्रेनिंग देते हुए इतनी खुशी हो रही है कि जैसे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर पा रही हूँ बच्चों के लिए। जब मन करता है घर पे कभी बोरिंग सा लगते हैं तो फैमिली के साथ में भी चले आते हैं। यहाँ पर हंस हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक ऐसा गांव जहां घूमने के लिए टिकट लगता है। जी हाँ, ये सच है कि इस गांव में अगर आप घूमने आएंगे तो आपको एक टिकट लेना होगा, लेकिन इसके बावजूद इस गांव को देखने, यहाँ घूमने दूर दराज से लोग आते हैं। इस गांव का नाम है जयप्रभा ग्राम। गोंडा जिले के महाराजगंज में स्थित जयप्रभा ग्राम एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा गांव है जो ये बताता है कि किस तरह से जो हमारे देश के गांव हैं वो स्वावलंबी हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इस गांव को बसाया नानाजी देशमुख ने। हमारे साथ में इस समय इस गांव के पूरे इस कामकाज को देखने वाले यहाँ के जो प्रभारी हैं रामकृष्ण तिवारी जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे मॉडल को। रामकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, ये बताएं कि गांव की जब बात आती है, बहुत से लोग गांव छोड़ के बाहर चले जाते हैं कि गांव में रोजगार नहीं है, हम शहर जा रहे हैं कमाने के लिए। गांव कोई आता है तो बीच में वैसे आ गए लोग, लेकिन ये तो ऐसा गांव के अंदर आने के लिए टिकट ली जाती है। क्या है ये पूरा मॉडल, बताएं। भारत रत्न नानाजी देशमुख ने जब इस क्षेत्र में काम किया और उनके दृष्टि में आया कि गोंडा जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पिछड़ा जनपद था। उन्होंने इस जनपद के गांवों के विकास के लिए एक पहल शुरू की और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया जयप्रभा ग्राम से, जो जयप्रकाश नारायण और प्रभावती जी के स्मृति में इस गांव की स्थापना 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के करकमलों द्वारा किया गया। इस गांव का जो मेन उद्देश्य था, वो कहते थे, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो अपने लिए कुछ ठीक से आय नहीं कर सकते थे, ऐसे सभी के लिए इस गांव की उन्होंने स्थापना की। यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने सबसे पहले लोगों की कृषि कैसे अच्छी हो सकती है, इसके लिए उन्होंने 2 साल में 30,000 ट्यूबवेल लगवाए। उन्होंने नौजवानों को प्रशिक्षण दे करके, उनका सामान उत्पादन करवा करके उसको अच्छा मार्केट वहाँ पर मिल सके, इसके लिए उनको प्रयास किया कि सबसे पहले लोगों के हाथ में रोजगार आएगा तो लोग जो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, वो रुकेगा। ये जो मॉडल है इस गांव में, काम तो बहुत से गांव में कर रहे हैं, लेकिन जो ये मॉडल के रूप में गांव बना जयप्रभा ग्राम, कितने क्षेत्रफल में है और इस परिसर के अंदर अगर कोई किसान आता है या कोई लोग आते हैं तो उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है? दीनदयाल शोध संस्थान का जयप्रभा ग्राम परिसर 50 एकड़ में स्थापित है और इसमें मुख्य रूप से जो इकाइयाँ चलती हैं उनमें से एक हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। जो लोग बाहर से आते हैं, घूमने वाले आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग भी आते हैं, तो अपने अपने विषय से संबंधित यहाँ सब के लिए सभी विषय हैं। अगर बॉटनी का छात्र है तो यहाँ जैव विविधता भी है। अगर उसको स्किल सीखना है तो यहाँ पर स्किल के लिए यहाँ एक वर्कशॉप है जिसमें हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं। जो ये मॉडल है इस गांव का, जयप्रभा ग्राम का, यहाँ पर आमदनी के क्या क्या स्रोत आप लोगों ने विकसित किए? जैसे हम देख रहे हैं मत्स्य पालन है, धान है, क्या क्या स्रोत है जो यहाँ पर आमदनी के लिए है? इस परिसर में जो आमदनी के लिए स्रोत बनाए गए वो किसानों को ध्यान में रख के बनाए गए। आज भारत सरकार भी कहती है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो केवल खेती से ही संभव नहीं है। उसके लिए मत्स्य पालन होना चाहिए, उसके लिए गौ पालन होना चाहिए, उसके लिए हमारा उद्यान हो, जैसे आम की बाग। ये ज़िला आम की बाग के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, यहाँ आम का उत्पादन अच्छा हो सकता है। इसी के साथ हम लोग अपनी औषधियों का भी उत्पादन कर सकते हैं और वो औषधियाँ हम लोग जो औषधालय हैं, जो ऐसी फार्मेसी हैं, उनको भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मुर्गी पालन का, मधुमक्खी पालन का, ऐसे रोज़गार के लिए जो हमारी गांव की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको सिलाई कटाई का, फूड प्रोसेसिंग का,
ऐसे नौजवानों के लिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग का वो आगे चल कर के अपना रोज़गार स्थापित कर सकें, ऐसे कंप्यूटर के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इस गांव से? हम लोगों ने वैसे दीनदयाल शोध संस्थान 1977 से ही प्रयास कर रहा है, तो जो हमारी लिखा पढ़ी में संख्या है वो 1 लाख से ऊपर है जिनको हमने रोज़गार दिया है, और जो प्रशिक्षण दिया है वो संख्या 2 लाख से ऊपर होगी। ऐसे हम लोगों ने अभी तक अपने जन शिक्षण संस्थान, ITI, कृषि विज्ञान केंद्र, TPC अनेक माध्यमों से हम लोगों ने रोजगार परक प्रशिक्षण दिए हैं। जो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं उनकी बात करें, कितने लोग यहाँ से रोजगार पा रहे हैं? यहाँ अभी जो हमारा पूरा संस्थान है लगभग 250 लोग ऐसे हैं जिनको नियमित रूप से रोजगार मिलता है, चाहे वो यहाँ पर सफाई का काम करते हों, स्कूल में काम करते हों, या प्रशिक्षण देते हों, या गौशाला में काम करते हों, सीड प्रोडक्शन का काम करते हों, फार्मेसी में औषधियाँ निर्माण का काम करते हों। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ लगभग 250 कार्यकर्ता नियमित रूप से काम करने के लिए आते हैं जो सीधे रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ पर रामकृष्ण तिवारी जी को सुना, उन्होंने बताया कि आखिर ये मॉडल गांव किस तरह से काम करता है, किस तरह से यहाँ से लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहा है, दूसरे गांव को एक राह दिखाने का काम कर रहा है। चलते हैं यहाँ पर जो सिलाई कढ़ाई की अभी बात हो रही थी या बाकी जो चीज़ें, वो भी आपको एक झलक में दिखाते हैं कि आखिर ये गाँव कैसा दिखता है, यहाँ क्या क्या खास चीज़ें। हमारे साथ में इस समय वो लड़कियाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण लेने के लिए आती हैं आसपास के गाँव से, और इनको जो लोग सिखाते हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी मिश्रा है। मैं यहाँ जन शिक्षण संस्थान से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। हमें ट्रेनिंग देते हुए इतनी खुशी हो रही है कि जैसे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर पा रही हूँ बच्चों के लिए। कब से आप यहाँ सिखा रहे हैं सिलाई? सर मुझे हो गया 2 साल सिखाते हुए। तो आप लोग को कुछ यहाँ से पैसा मिलता होगा सिखाने का? हाँ सर, सिलाई मतलब हम लोग को सैलरी मिलती है, मंथ में 6,000 मिनिमम मिलता है। आप भी यहीं आसपास गांव में रहते हैं? हाँ सर, मैं यहीं से हूँ, जयप्रभा ग्राम से। जो लोग अब सीखने के लिए आ रहे हैं उनके पास चलते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंजू तिवारी। अंजू जी, आप बताएं कितना समय हो गया सीखते हुए सिलाई? सर अभी 3रा महीना हुआ सीखते हुए। क्यों सीखने आ रहे हैं आप? क्या सोचा आगे? से खाली समय में हम सिलाई कर सकें, सबकी मदद कर सकें, कपड़ा वपड़ा सिल सकें, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी हो सके। तो अपना खर्चा पढ़ाई कहीं से निकाल लेंगे सीख के? पढ़ाई भी करती हूँ फिर भी सिलाई करना चाहती हूँ। वो घर वाले कहते हैं सिल लोगी बेटा तो कुछ अपने भविष्य में बना लोगी, उज्जवल भविष्य अपना, इसीलिए हम इस चीज़ का कार्य करती हूँ, सिलाई मशीन। कितना समय हो गया आपको यहाँ आते? यहाँ हमें 2.5 महीने हुआ। कितना सीख लिया? अभी क्या आप घर पे ऐसे? मैंने ये पेटीकोट भी सिलना सीख लिया, ब्लाउज भी सिल लिया। कुछ काम अब आता है जो करके देते? हाँ, पापा मम्मी को देते हैं, भैया लोग जाते हैं पढ़ाने लिखने पढ़ने तो उनको भी देते हैं, और यहाँ भी जब मौका मिल जाता है तब यहाँ आ जाते हैं, मैं टाइम पर आते हैं। यहीं किसी आसपास के गाँव में रहते हैं? नहीं, हम दूर से आते हैं, फरेंदा कानून गो से। हमारे साथ में इस समय कृषि विज्ञान केंद्र गोंडा के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर CM त्रिपाठी जी मौजूद हैं जो इस समय जयप्रभा ग्राम में ही हैं। बातचीत करते हैं यहाँ पर डॉक्टर त्रिपाठी जी से। डॉक्टर साहब, ये जो मॉडल है पूरा हम देख रहे हैं, कई तरह की यहाँ फसलें हैं, हल्दी दिख रही है, फलदार अलग अलग पौधे दिख रहे हैं। जी, कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही है जो तकनीकी हस्तांतरण करना, चाहे पे फसलों की बात करें, धान है, जो भी किसान भाई हमारे उगाते हैं, धान है, तिल है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, खरीफ में लेते हैं। इसके ऊपर जो भी तकनीकियाँ हैं या उनकी जो समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं के निराकरण के लिए हम उस प्रजाति को लगाते हैं और उनको बीज के रूप में उपलब्ध कराते हैं। कि जो किसान है वो इस गांव में आकर कई तरह की खेती भी सीख सकते हैं। जी, खेती के साथ साथ पशुपालन, और एक हमने श्रद्धेय नाना जी ने दीनदयाल शोध संस्थान का जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, समन्वित खेती प्रबंधन, कि मतलब किसी एक विधा में यदि किसान को नुकसान होता है तो दूसरी विधा से वो कंपनसेट कर सके, ऐसा एक मॉडल भी हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है जो अन्य किसानों को प्रोत्साहन के लिए हम लोग देते हैं। और प्रशिक्षण के माध्यम से करके देखो और करके सीखो, ये भावना से जो हम किसानों को जो प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस समय हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जो जयप्रभा ग्राम में घूमने के लिए भी आए हुए हैं। आपका नाम? लक्ष्मी। क्या करते हैं लक्ष्मी? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में अभी? इस बार फर्स्ट ईयर है। तो ये बताओ लक्ष्मी, यहाँ पे इस समय आए हुए हो अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, तो अक्सर आते हो कभी कभी? हाँ, आते हैं, स्कूल से भी आते हैं क्योंकि हमारा स्कूल इसी में है ना, इसी संस्थान से जुड़ा है, इसके वजह से आते हैं, घूमने आते हैं कभी कभी। और जब मन करता है घर पे कभी बोरिंग सा लगते हैं तो फैमिली के साथ में भी चले आते हैं। फैमिली के साथ भी घूमने? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं।
और यहाँ पर हंस हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ गार्डन वगैरह है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। शहरी यहाँ पे मतलब आने के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद जैसे घर पे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत घूमने का मन करता है, और जब हम यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी बहुत मतलब खुशी हैप्पी होते हैं। हम यहाँ पर अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखते हैं और सारी दृश्य अच्छे अच्छे देखते हैं। इन्हें देखकर हमें मतलब बहुत सुकून मिलता है। तो आज आपने देखा एक ऐसा गांव जो मॉडल है बाकी गांव के लिए, जहां पर आपको गांव के अंदर ही बैंक भी मिलेगा, पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा, इंटर कॉलेज की सुविधा यहां पर आपको मिलती है। इसके अलावा युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की जो बात है वो यहां पर है। उनके चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। दादी नानी के वो नुस्खे जो अब लगभग गायब से होते दिखते हैं वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहां पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए मिलेंगे। तमाम तरीके की फसलें आप एक जगह पर देख सकते हैं, चाहे वो धान की हो, गेहूं की हो, या फिर इसके अलावा अलग अलग फूल फल इनकी फसलें हो। तो ये गांव सिर्फ कहने के लिए गांव है, लेकिन यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो अपने आप में खास है, शहरों से कम नहीं है। और यहाँ पर आप सिर्फ इन फसलों को, इन चीज़ों को देखने के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यही वजह है कि इस गांव में आने के लिए लोगों को टिकट लेना पड़ता है। शैलेश अरोरा, काऊ जंक्शन।